नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। रमज़ान का महीना, ईद का दिन, और खबर आई कि वक्फ का जो खेल खेला गया था लंबे समय से, वक्फ का खेल आज और कल का नहीं है। वक्फ का खेल सन 1941 के बाद से खेला जाने लगा था, क्योंकि 1941 में ये तय हो गया था कि पूरे विश्व को स्वतंत्र होना है। इसीलिए गांधी जी ने उस अवसर का लाभ उठाते हुए 42 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया था, क्योंकि गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। उसके बाद गांधी जी के आंदोलन पर प्रतिबंध लगा था। लेकिन 1942 में आंदोलन इसलिए छेड़ा गया क्योंकि 1941 में ये तय हो गया था यूएनओ बनते समय कि पूरी दुनिया से उपनिवेशवाद खत्म होगा। उसी समय मुसलमान भारत में डायरेक्ट एक्शन की बात कर रहे थे या डायरेक्ट एक्शन कर रहे थे, और उनका मानना था कि उनको सत्ता वापस मिल जाएगी। जब नहीं मिली तो जिन्ना की सिर्फ एक पॉलिसी रही कि हम इन के इन प्रकार हिंदुस्तान को हड़प लेंगे। इसलिए उसने कहा कि मुझे अलग एक देश दे दो जहां से मैं चलूं। लेकिन हिंदुस्तान में भी उन्होंने ज़मीनें छोड़ी नहीं। जो लोग पाकिस्तान चले गए वो वक्फे बनाकर छोड़ गए। वक्फ का खेल वहाँ से चलना शुरू हुआ था, क्योंकि 10,38,000 किलोमीटर पाकिस्तान को मिल गया। 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने जम्मू कश्मीर का कब्जा कर लिया, और बाकी हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रह रहे थे वो उनका एक भाई उस पोजीशन पर रहा, या फिर वो वक्फ बनाकर छोड़ गए थे। ये वक्फों का खेल उनका इस उद्देश्य से था कि हिंदुस्तान की ज़मीन को कैसे पूरा का पूरा कब्जा किया जाए। लेकिन उसको मुहर लगाने का काम 1954 में वक्फ एक्ट ने किया, और बाद में 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने पूर्ण रूप से वक्फ को ऑटोनॉमस बॉडी बना दिया। यहाँ तक कि आपने सारे विवाद सुने होंगे। सेक्शन 52, सेक्शन 52(1), 52(2) ये लगातार कहते हैं कि वक्फ के मामले में कलेक्टर, यानी कि वक्फ बोर्ड उस पर सर्वे करेगा, और वक्फ बोर्ड के सर्वे के बाद वो कलेक्टर को कह देगा कि ये ज़मीन हमारी है, तो कलेक्टर उस ज़मीन को खाली करने का आदेश देगा। कलेक्टर के इस आदेश के खिलाफ अगर किसी को समस्या है तो फिर वो एक पार्टिकुलर टाइम के बीच में ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। ट्रिब्यूनल में भी हम सब जानते हैं मुस्लिम ही बैठे होते हैं, और मुसलमान का एक फार्मूला सीधा है, देश कहाँ है पता नहीं, लेकिन इस्लाम प्रथम। और ज़मीन का चूँकि मामला जिन्ना की पॉलिसी थी, इसलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आज भी हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने के लिए वो फेवर कर ही जाते हैं। अब ऐसा जहां प्रावधान हो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको कब्जा करवा कर देगा, वो आदेश देगा, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को कहेगा और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसको करेगा, और ट्रिब्यूनल भी कुछ रिलीफ नहीं मिलने वाली, तो इन विषयों पर कितने परसेंटेज लोग ऐसे होंगे जो कि हाई कोर्ट जा सकते हैं। मैंने पीछे कहा था कि इस विषय पर जिंदल शॉ का एक जजमेंट आया था, वक्फ बोर्ड बनाम जिंदल शॉ, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कहा था कि आपको वक्फ बनाते समय ये बताना पड़ेगा कि वक्फ कैसे बनी, क्योंकि वक्फ तब तक नहीं बन सकती जब तक उसका डेडिकेशन किसी मुसलमान ने ना किया हो। वक्फ तब तक नहीं बन सकती जब तक कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र न की गई हो, यानी कि हस्तांतरित ना की गई हो। और वक्फ तब तक नहीं बन सकती जब तक उसका डेडिकेशन अलमाइटी गॉड के लिए ना किया गया हो। अब अगर ट्रिब्यूनल अपने मन से या वक्फ बोर्ड अपने मन से ये क्लेम करता है कि ज़मीन हमारी है, और वो कहता है मैंने सर्वे कर लिया है, और उसने कलेक्टर को कह दिया और कलेक्टर की भी फाइल दबा ली, तो अपील का टाइम जो निकल गया व्यक्ति को पता ही नहीं लगा जो कब्जे में है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तब तक वक्फ का मामला नहीं आ सकता जब तक ये ना सिद्ध कर दिया जाए कि वक्फ बनी कैसे, यानी कि उसकी जान वक्फ में है। अब चलिए, वक्फ बन गई, ये बात निश्चित है कि वो वक्फ चढ़ी हुई है। अब जो नया केस आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये तय हो रहा है कि वक्फ चढ़ी हुई है, लिखित है कि वक्फ हुई है, वक्फ का सर्वे कहता है कि ये वक्फ हुई है। अब इस मामले में जो 2-3-4 पॉइंट, बहुत बड़ा जजमेंट है 93 पेज का, 93 पेजेस का, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने वेरीफाई किया है, और उन्होंने घोषित किया है कि उसमें इंटरवेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस के.एम. जोसेफ और ऑनरेबल जस्टिस रिक्रेश रॉय, इन दो जजों की बेंच में वो अपील आई थी उत्तर प्रदेश की। हालांकि मामला शिया वक्फ बोर्ड का था, लेकिन इसमें जो फाइंडिंग आई है वो सभी पर लागू होती है, वो वक्फ एक्ट पर लागू होती है। एक तो वक्फ एक्ट उत्तर प्रदेश, और एक वक्फ एक्ट जो नेशनल है, जिसकी 52-53 की बात हम कर रहे हैं, वो आज का वक्फ एक्ट 1995 है, जो 2013 में संशोधन करके पावर दे दी गई। मामला क्या है? मामला
थोड़े से फैक्ट बताऊंगा, फिर उसकी फाइंडिंग बताऊंगा, क्योंकि अपने को तो मतलब जिसको जिसको जजमेंट जानना हो वो इतना सा समझे ये फाइंडिंग है, और जिसको पूरा पढ़ना हो तो जजमेंट पढ़े, 93 पेज का जजमेंट है, और उसको भी फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। मामला क्या है? मामला ये है कि ये कहा गया कि 1960 में एक कोई कासिम अली खान ने बेच दी, वो KASIM अली खान थे, और फिर 1974 में कासिम QASIM अली खान जो मुतवल्ली हैं ये उन्होंने बेच दी। तो 2-3 सवाल इसमें आए जो वक्फ एक्ट आज का कहता है। वक्फ एक्ट आज क्या कहता है? ये गलत तरीके से अगर कोई प्रॉपर्टी बेची गई थी मुतवल्ली के द्वारा या वक्फ बोर्ड के द्वारा, तो भी आगे वक्फ बोर्ड को उसको वापस लेने का अधिकार है, उसको इंक्रोचमेंट के ऊपर काम करने का अधिकार है। एक बात और जो निश्चित इसमें है वक्फ एक्ट में, वो ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ के नाम चढ़ी हुई है, वंस ए वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, एक बार वक्फ चढ़ गई तो वो सदैव के लिए वक्फ ही बनी रहेगी, उसका कुछ नहीं हो सकता, ना कोई खरीद, ना कोई फरोख्त, और ना ही इंक्रोचमेंट हो सकता है। इंक्रोचमेंट अगर कर लिया गया है तो वही वक्फ बोर्ड को अधिकार है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहेगा कि हमने सर्वे कर लिया। इसमें क्या होता था कि एक एक्स पार्टी सर्वे कर लेता था उनका इंस्पेक्टर। इस केस में उन्होंने कहा एक्स पार्टी सर्वे इंस्पेक्टर के द्वारा किया गया। एक्स पार्टी सर्वे उसको कहते हैं जिसमें जिसके कब्जे में है उससे बात ही नहीं करी, और आपने अपने आप कागजों में सर्वे कर लिया और डिसाइड कर लिया वक्फ बोर्ड ने, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बता दिया, कलेक्टर को बता दिया खाली करवाओ। तो इस मामले में उसने कहा कि पहली बात तो ये है कि ये सर्वे वॉइड है। क्यों? क्योंकि ये एक्स पार्टी सर्वे है, जिसके कब्जे में है उसकी बात सुनी नहीं गई, पहली बात। दूसरी बात ये कहा गया कि भाई वंस ए वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, तो उन्होंने कहा कि मानते हैं कि वक्फ बोर्ड को बीच में डाले बगैर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हुआ, वो ट्रांसफर वॉइड है, और वॉइड ट्रांसफर में हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि वो ट्रांसफर ही वॉइड है। लेकिन ये भी तय हुआ कि जिसका 1974 के बाद पोजीशन है प्रॉपर्टी का, एडवर्स पोजीशन प्रॉपर्टी पर है, क्या आज का वक्फ एक्ट उस एडवर्स पोजीशन के अगेंस्ट प्रिवेल करेगा? प्रिवेल करने से मतलब है कि वक्फ एक्ट कहता है कब्जा किसी का हो, कभी से भी आपका कब्जा हो, वक्फ पर चढ़ा है तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ऐसा कहा गया। अब इसमें बात आती है कि आर्टिकल 95, आर्टिकल 96, सेक्शन 27 लिमिटेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट इसमें लागू होता है कि नहीं होता है? लिमिटेशन एक्ट क्या होता है? लिमिटेशन एक्ट में ये बताया गया है, ये परिसीमा बताई गई है कि कौन से मामलों में कब सूट दाखिल कर सकते हो और कौन से मामलों में कोर्ट उसका सूट लेगा। क्योंकि सूट दाखिल करते समय कोर्ट में 3-4 चीज़ें बेसिक होती हैं। पहली बात तो ये है कोर्ट का जुरिडिक्शन बनता है कि नहीं बनता। दूसरी बात ये है कि कोर्ट फीस जमा हुई कि नहीं हुई। तीसरी बात यह है कॉज ऑफ एक्शन बनता है कि नहीं बनता है। और चौथी बात ये बनती है कि लिमिटेशन क्रॉस तो नहीं हो गई, यानी कि जो मुकदमा करने का समय है वो कहीं पार तो नहीं हो गया। ये 4 चीजें देखे बगैर कोई भी सिविल सूट फाइल नहीं हो सकता न्यायालय में। ये एक वेल डिफाइंड है, ये CPC में रूलिंग भी है। तो 4 चीजें कोर्ट को पहले देखनी पड़ती हैं, और कॉज ऑफ एक्शन के बाद अब फैक्ट देखने पड़ते हैं। फैक्ट देखने के बाद वो समझता है कि इसमें रिलीफ वो दे सकता है कि नहीं दे सकता। लेकिन अगर लिमिटेशन क्रॉस हो गई है तो ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटेशन सूट फाइल नहीं हो सकता। वो कोर्ट कहता है, हम ये नहीं कहते कि तुम्हारा अधिकार खत्म हो गया, लेकिन हम ये कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार कोर्ट में सूट डालने का खत्म हो गया। बाकी अगर आप बाहर आउटसाइड ऑफ कोर्ट अपना को डिसाइड कर सकते हैं तो आउटसाइड ऑफ कोर्ट उसको डिसाइड करिए, हमसे कोई मतलब नहीं। इस मामले में इस तरह का केस आया। केस ये है कि प्रॉपर्टी पर सर्वे किया गया, प्रॉपर्टी वक्फ है, इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं। रिस्पोंडेंट भी इस पर डिस्प्यूट नहीं खड़ा करता, पिटिशनर भी इस पर डिस्प्यूट खड़ा नहीं करता कि ये वक्फ नहीं है। ये माना गया कि ये वक्फ है, और ये भी माना गया कि जो सेटलमेंट हुआ, यानी कि वो एग्रीकल्चर लैंड थी, एग्रीकल्चर लैंड पर कंसोलिडेशन हो रहा था, यानी कि चकबंदी हो रही थी। चकबंदी के दौरान भाइयों ने समझौता कर लिया, वो समझौता कोर्ट के सामने चकबंदी अधिकारी के सामने लगा दिया। चकबंदी अधिकारी ने उस पर ऑर्डर कर दिया। तो कोर्ट ने उसमें यह भी माना कि चकबंदी अधिकारी उस पर तब तक सेटलमेंट नहीं कर सकता जब तक कि वक्फ बीच में ना आ जाए। वक्फ बोर्ड की बात बिना सुने आप नहीं कर सकते। 2 भाई उस पर तय कर लेंगे, जो बैठे हुए हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, जिसके कब्जे में है, वो आपस में तय कर लेते हैं कि भाई ये हिस्सा तुम्हारा, ये हिस्सा हमारा, 1/3 तुम्हारा, 1/3 हमारा, और ऐसा वैसा। और कंसल्टेशन ऑफिसर ये कह देता है हाँ ठीक है, पोजीशन के बेस पर हम एग्रीकल्चर लैंड आपको देते हैं। तो उन्होंने कहा चूंकि वक्फ चढ़ी हुई है, वक्फ पर प्रॉपर्टी चढ़ी हुई है और वक्फ बनाई गई है, इसलिए इस प्रॉपर्टी पर आप कंसल्टेटिव ऑफिसर का जुरिडिक्शन नहीं बनता, तो सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद वो प्रॉपर्टी बेची भी गई।
प्रॉपर्टी जिसके जिसके नाम चढ़ा दी उसने प्रॉपर्टी बेच दी। प्रॉपर्टी बेचने पर 1960 में एक एग्रीमेंट हुआ, एक 1974 में एग्रीमेंट हुआ। 1960 वाले एग्रीमेंट को 1974 वाले एग्रीमेंट को इस आधार पर वॉइड बताया कोर्ट ने कि भाई जब तक वक्फ बोर्ड बीच में नहीं आ जाता तब तक ये पार्टी चूंकि ये अधिकार नहीं रखती, इसलिए ये पार्टी उसको बेच कैसे सकता है। बड़ी गंभीर सिचुएशन है। तो इसका मतलब ये जितने आर्गूमेंट हैं ये तो ये बताते हैं कि भाई वक्फ है, वक्फ को उन लोगों को खाली करना पड़ेगा। कोर्ट ने ये कहा कि मुझे ये बताइए कि जो 12 साल का फॉर्मूला है एडवर्स पोजीशन का, एडवर्स पोजीशन उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर पोजीशन में होता है और उस प्रॉपर्टी के पोजीशन के अगेंस्ट 12 साल के अंदर कोई क्लेम नहीं किया गया हो, यानी कि उस पर किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं है प्रॉपर्टी पर, और एक दिन अचानक 50 साल बाद, 13 साल बाद, 14 साल बाद, 20 साल बाद कोई पार्टी आती है और ये कहती है भैया इस पर तो हमारे नाम चढ़ा हुआ है, ये तो संपत्ति हमारी है, इसलिए आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट के सामने 2-3 बातें सामने आई। एक बात ये आई कि भाई क्या जो मुतवल्ली है, मुतवल्ली वक्फ के मामले में उसको कहते हैं जो उसकी देखरेख करता है, यानी कि मैनेजर। क्या मैनेजर का पोजीशन अगर है 12 साल से ऊपर का तो क्या उसकी ओनरशिप बन जाएगी? तो कोर्ट ने कहा नहीं बन सकती। ट्रस्टी है तो बन सकती है और कोर्ट ने कहा नहीं बन सकती। फिड्यूशियरी रिलेशन है तो बन सकती है। फिड्यूशियरी रिलेशन उसको कहते हैं जिसमें कोई संबंध, वक्फ का किसी व्यक्ति से कोई संबंध तय होता है कि भाई ये वक्फ के बेनिफिशियरी के नाते इनका उनका एक नाता है, फिड्यूशियरी रिलेशन है, इसलिए तो उन्होंने कहा फिड्यूशियरी रिलेशन में भी क्लेम नहीं हो सकता, वक्फ ही रहेगी। यानी कि अगर आप वक्फ की अनुमति से किराएदार हैं, वक्फ की अनुमति से आप उस पर बैठे हुए हैं, वक्फ की अनुमति से आपके पास लाइसेंस है, या वक्फ में कोई पदाधिकारी हैं, या फिर वक्फ के वाकिफ़ हैं, या फिर वक्फ के मुतवल्ली हैं, या फिर वक्फ ने किसी पर्पस के लिए आपको प्रॉपर्टी दी है, ऐसी सभी संबंध फिड्यूशियरी रिलेशन माने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई संबंध वक्फ का आपके साथ है तो फिर वो फिड्यूशियरी रिलेशन है, और फिड्यूशियरी रिलेशन में पोजीशन का कोई प्रभाव नहीं होता। यानी कि आपके कब्जे में कब से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कब्जे में 100 साल भी रहता है, लेकिन चूंकि वक्फ की अनुमति से आपके कब्जे में है और वक्फ आपको रसीद काटता है, वक्फ से आपने किराए पर ले रखा है, तो फिर आपके पोजीशन के आधार पर आपकी ओनरशिप क्लेम नहीं होती। जनरली वक्फ करता भी यही है। वक्फ क्या करता है कि देश भर में जो लोग पोजीशन में प्रॉपर्टी में हैं और वक्फ को ये लगता है कि ये लोग पाकिस्तान चले गए हैं और मेरे पास डेटा है, तो वक्फ अपने यहाँ सर्वे करके उसको अपनी प्रॉपर्टी बना लेता है, और फिर जो व्यक्ति उसके पोजीशन में होता है उस व्यक्ति से वो वक्फ बोर्ड ये कहता है कि आप हमें 5 रुपया सालाना दे दीजिए, हम आपका रसीद काट देंगे, बैठो आराम से काम करो। धोखा यहीं पर हो जाता है जब व्यक्ति ये कहता है 5 रुपए की तो बात है, चलो इनसे रसीद कटवा लेते हैं, झंझट खत्म हो जाएगी, कम से कम प्रॉपर्टी मेरे नाम चढ़ी हुई नहीं है, या कोई प्रॉपर्टी के ओनरशिप में या प्रॉपर्टी की डीड में कुछ टाइटल में कुछ गड़बड़ है, या उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो वो 5 रुपए की रसीद कटवा देता है। ये 5 रुपए की रसीद उसकी फिड्यूशियरी रिलेशन बना देती है और अब वक्फ का दावा मजबूत कर देती है। लेकिन अगर किसी ने कोई कभी रसीद कटवाई नहीं और व्यक्ति उसके पोजीशन में है, प्रॉपर्टी भले ही वक्फ में चढ़ी हो, किसी कारण से चढ़ी हो, प्रॉपर्टी वक्फ ने सर्वे करके चढ़ाई हो, प्रॉपर्टी पर कोई वक्फ बना गया हो, प्रॉपर्टी किसी की वक्फ के नाम चढ़ी हुई हो, पाकिस्तान से आकर वक्फ बना गया हो, हिंदुस्तान में वक्फ बनाकर पाकिस्तान चला गया हो, कुछ भी, या आज की ताज़ा खबरों में उसने वक्फ बना दिया हो, या कोई व्यक्ति कहीं से, अक्सर देखा ये गया है कि प्रॉपर्टी पर कोई बैठा हुआ है ABCD, उस प्रॉपर्टी पर वो एक व्यक्ति मुसलमान क्लेम करता है क्योंकि कहता है कि 20 साल पहले 40 साल पहले मेरे पिता के नाम ये संपत्ति थी, आज ये बैठे हुए हैं, मैं इनसे कब्जा नहीं ले सकता, एक काम करता हूँ कि इसको वक्फ बनाकर वक्फ बोर्ड को दे देता हूँ, वक्फ बोर्ड खाली करवा लेगा, कम से कम अलमाइटी अल्लाह के लिए तो दे दूंगा क्योंकि मैं तो कब्जा ले नहीं सकता। बहुत बड़ी विकराल सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में जब वो वक्फ बना देता है तो इस वक्फ पर वक्फ बोर्ड क्लेम करने लगता है और बस वक्फ बोर्ड यही कहता है कि 5 रुपए की रसीद कटवा लो। ऐसी कोई भी संपत्ति जो वक्फ के नाम चढ़ी हुई है, इस केस में उन्होंने कहा कि देखिए इस पर लिमिटेशन एक्ट प्रिवेल करेगा। सेक्शन 52 में कलेक्टर का जो ऑर्डर है वो कलेक्टर का ऑर्डर ट्रिब्यूनल के सामने क्लेम होगा। ट्रिब्यूनल की जिम्मेवारी बनती है कि वो देखे कि इस पर क्या
कोई फिड्यूशियरी रिलेशन है, अगर फिड्यूशियरी रिलेशन है तो कब्जे से मतलब नहीं कितना समय है, लेकिन अगर फिड्यूशियरी रिलेशन नहीं है और व्यक्ति कब्जे में संपत्ति के है तो कब्जा, ये एडवर्स पोजीशन प्रिवेल करेगा। फिर से सुन लीजिए, एडवर्स पोजीशन प्रिवेल करेगा, क्योंकि बिना किसी डिस्प्यूट के अगर किसी व्यक्ति का पोजीशन 12 वर्ष से ऊपर किसी संपत्ति में होता है जिसका कोई फिड्यूशियरी रिलेशन नहीं है, यानी कि लाइसेंस नहीं है, अनुमति नहीं ली गई है, किराएदारी नहीं बनाई गई है, ट्रस्ट नहीं बनाई गई है, या वो कोई पार्टनरशिप में नहीं है, कोई को ओनरशिप उसमें नहीं बनाई गई है, उस पर किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है, और ऐसी परिस्थिति में प्रॉपर्टी अगर किसी के कब्जे में रहती है 12 वर्ष से ऊपर तो वो एडवर्स पोजीशन कहलाता है। और एडवर्स पोजीशन 12 साल के फॉर्मूले के अनुसार लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि अब इस पर क्लेम नहीं किया जा सकता, इसलिए लिमिटेशन एक्ट वक्फ एक्ट के ऊपर प्रिवेल करेगा। ये बहुत बड़ी फाइंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पोजीशन प्रिवेल करेगा उस प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी के किसी भी कागज पर। यानी कि जो बात समझ में आ रही थी कि ऑटोनोमस बॉडी है वक्फ एक्ट, ऑटोनोमस बॉडी है, वक्फ बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है, कुछ भी कर सकता है, कभी भी चढ़ा सकता है, इसको पूर्ण विराम लगा दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस जोसेफ, ऑनरेबल जस्टिस हृकेश रॉय, इन दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म करते हुए, क्योंकि ये फाइंडिंग इलाहाबाद हाई कोर्ट की थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की रूलिंग को, फाइंडिंग को कंफर्म करते हुए कहा कि एज पर लिमिटेशन एक्ट ये नहीं हो सकता। दूसरी बात अब इसमें आती है कि वंस अब वक्फ इज ऑलवेज वक्फ, एक बार अलमाइटी गॉड के लिए चढ़ा दिया गया तो वो जीवन भर के लिए होता है। तो इस्माइल फारूकी वाला जजमेंट आपको याद है, अयोध्या का जजमेंट, इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या जो मैं पार्टी का नाम नहीं रिसाइकिल कर पा रहा हूँ, इस्माइल फारूकी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, अयोध्या के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपकी वक्फ, क्योंकि उस पर भी वक्फ ये क्लेम कर रहा था कि हमारे पास छड़ी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एडवर्स पोजीशन चूंकि रामलला का वहाँ पर है और एडवर्स पोजीशन वहाँ संतों का है, इसलिए एडवर्स पोजीशन के आधार पर उनकी ओनरशिप बनती है, भले ही वो वक्फ में क्यों ना छड़ी हो। तो ये जो वंस ए वक्फ इज ऑलवेज वक्फ और इसका कुछ नहीं हो सकता, इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन उस पुराने जजमेंट को, रिसाइकिल अयोध्या के जजमेंट को यहाँ पर अप्लाई करते हुए कह दिया कि केवल वक्फ पर चढ़ा होना सफिशिएंट नहीं है, केवल वक्फ बना देना सफिशिएंट नहीं है, केवल वक्फ पर उस पर वक्फ का सर्वे एक तरफा हो गया ये सफिशिएंट नहीं है, ट्रिब्यूनल का एक तरफा जजमेंट सफिशिएंट नहीं है, और जो कलेक्टर का ऑर्डर है वो सफिशिएंट नहीं है। तो जिंदल शॉ को देखोगे तो वो ये कह रहा है कि पहले ये बताना पड़ेगा वक्फ आई कहाँ से, प्रॉपर्टी कहाँ से आई, और ये जजमेंट ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी भले ही वक्फ बना दी गई हो, लेकिन अगर किसी का अनडिस्प्यूटेड पोजीशन 12 साल या उससे ऊपर का है और उनका कोई फिड्यूशियरी रिलेशन नहीं है, तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ एडवर्स पोजीशन ओनरशिप उसकी बिलोंग करती है, वो उसका ओनर हो जाता है, भले ही वक्फ एक्ट के सेक्शन 52 में कुछ भी लिखा हो। मैंने ये तो ईद ही दे दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। रमजान का महीना था, रमजान के महीने में हालांकि मुकदमा 2 मुसलमानों वक्फ बोर्ड वर्सेस एक मुस्लिम परिवार का ही था, लेकिन मुस्लिम परिवार वक्फ ने तो केवल हिंदुओं की प्रॉपर्टी नहीं कब्जा करके रखी, मुसलमानों की भी प्रॉपर्टी अपने पास चढ़ा कर रखी है। जो भाई पाकिस्तान चला गया, यहाँ पर प्रॉपर्टी छोड़ गया, वो भी वक्फ ने अपने नाम चढ़ा ली थी। इसलिए वक्फ के विक्टिम कोई हिंदू नहीं है, वक्फ के विक्टिम मुसलमान भी हैं, वक्फ का विक्टिम सरकार भी है, क्योंकि जो सरकारी भूमियाँ हैं, सपोज किसी एरिया में किसी का पार्टिकुलर अपना व्यक्तिगत इमामबाड़ा था, किसी का अपना वहाँ ईदगाह बना कर रखी थी, किसी ने अपनी पर्सनल मस्जिद बना कर रखी थी, किसी ने अपनी पर्सनल खानगाह बना कर रखी थी, और वो पाकिस्तान चला गया, तो वो बनी तो मस्जिद है, इसके आधार पर वो मस्जिद वक्फ नहीं हो जाती। वो मस्जिद चूंकि प्राइवेट थी इसलिए वो मस्जिद एनिमी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होगी, जबकि हुआ ऐसा नहीं। हुआ क्या, वक्फ ने ऐसी प्रॉपर्टियाँ सारी अपने नाम चढ़ा कर रखी, वो सारे खेत खलिहान जो वहाँ पर वक्फ औलाद बने हुए थे अपने परिवारों के लिए बनाकर जो उन्होंने रखे थे, वो पाकिस्तान चले गए, तो वो ज़मीनें वक्फ ने क्लेम कर दी, जबकि जो पाकिस्तान चला गया वो सारी एनिमी प्रॉपर्टी हो गई थी। तो उसका विक्टिम राज्य सरकारें भी हैं, उसका विक्टिम ग्राम पंचायतें भी हैं, उसका विक्टिम नगर महापालिकाएं भी हैं।
अब इस जजमेंट ने ये बात क्लियर कर दी कि वक्फ का एक तरफा राज नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मैं जजमेंट का नाम आपको बता देता हूं, तो फिर मुझे लगता है कि आप लोग उसको डाउनलोड करके जिसको भी इस केस की आवश्यकता है वो इसको कोट कर सकता है और इसका इस्तेमाल कर सकता है। साबिर अली खान वर्सेस सईद मोहम्मद, अहमद अली खान एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 7087 ऑफ 2009। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अप्रैल 2023 का। ऑनरेबल जस्टिस के एम जोसफ और ऑनरेबल जस्टिस हृषिकेश रॉय, ऋषिकेश रॉय भी उनको कहते हैं, एच साइलेंट होगा, ऋषिकेश रॉय, इन दो जजों की बेंच का जजमेंट है। मुझे लगता है ईद पर भारत के समाज को इससे अच्छा कोई ईदी नहीं मिल सकती और वक्फ बोर्ड को बर्बादी का ये दूसरा स्टेप है जो वक्फ बोर्ड ने ख्वाब बना कर रखा है हिंदुस्तान पर, वो कब्जा कर लेगा, वो बिल्कुल निस्ते नाबूद हो रहा है। मुझे लगता है कि इस जजमेंट के लिए हमारे जजेस को सैल्यूट करना चाहिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने इसको रूलिंग बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को खारिज करके इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।